कोरोना ने दुनिया को एक ऐसा मुश्किल वक्त दिया है जिससे दुनिया को उबरने में एक लंबा वक्त लगेगा। दुनिया को एक वायरस ने घरों में कैद करके रख दिया। लॉकडाउन पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा दौर था जिसने सभी के समक्ष आर्थिक संकट पैदा किया। बात व्यापारियों की करें तो यह दौर उनके लिए बेहद मुश्किल दौर है। कोरोना में सबसे ज्यादा असर अगर किसी क्षेत्र पर पड़ा है तो वो है पर्यटन। पर्यटन पर असर पड़ने से सबसे ज्यादा कमर टूटी है तो वो है होटल और रेस्टोरेंट व्यवसायियों की। पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर मसूरी सहित उत्तराखंड के सभी मशहूर पर्यटक स्थल जो पर्यटकों से हर वक्त गुलजार रहा करते थे वो वीरान पड़े हैं। पर्यटक स्थलों पर पर्यटक ना के बराबर हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद होटल व्यवसायियों और रेस्टोरेंट मालिकों के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। होटल और रेस्टोरेंट मालिकों की आखिर क्या है समस्याएं, इन्हीं बातों पर जय भारत टीवी के मैनेजिंग एडिटर नितिन गुप्ता ने बात की उत्तराखंड होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी से। आखिर क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जय भारत टीवी पे आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी जी। संदीप साहनी जी बताएंगे कोरोना काल के बाद होटल व्यवसायियों को क्या मार पड़ी है। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, बात करें कोरोना काल के बाद आपके व्यवसाय पे किस तरह की मार पड़ी? देखिए, हम सब के सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई अगर उद्योग है इस कोरोना काल में, कोरोना की वजह से, वो पर्यटन उद्योग है। और उत्तराखंड की पर बात करें तो हमारे प्रदेश में खास तौर पे, क्योंकि हमारी इस रीढ़ की हड्डी लगभग 30% जीडीपी हमारा इस उद्योग से है, पर्यटन उद्योग से, तो ये उद्योग बिल्कुल तबाह हो चुका है। और इसमें चिंता की बात यह है कि कई बड़ी बड़ी विख्यात एजेंसीज़ ने इस पर अध्ययन करा है और ये बता रही हैं कि 15 से लेकर 30% तक लोग अपने पैरों पर दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे। तो हमारी चिंता ये है कि अगर पर्यटन उद्योग या उससे जुड़े हुए जो उद्योग हैं, मान लीजिए होटल, रेस्टोरेंट्स या कोई एडवेंचर एक्टिविटीज़ में लगे हैं या टूर ऑपरेटर्स हैं, अगर उनके बिजनेसेस बंद हो जाएंगे तो उससे एक तो सबसे पहली बात तो जो एम्प्लॉयमेंट पे फ़र्क पड़ेगा, नंबर 2 बात जो राजस्व पे फ़र्क पड़ेगा, और गवर्नमेंट के लिए एक और चिंताजनक स्थिति हो जाएगी, पलायन की, क्या एक और मुद्दा बन जाएगा। इन सब चीज़ों को लेके बहुत चिंता की विषय है। तो क्या सर सरकार से कुछ मांगे होटल एसोसिएशन और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने रखी? हमने गवर्नमेंट से निरंतर मार्च से ही हम शुरू हो गए थे गवर्नमेंट से रिलीफ मांगने के लिए, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि केंद्र का और प्रदेश सरकार का, जिन्होंने हमें कुछ रिलीफ दिया है। लेकिन वो कुछ रिलीफ है जो कि एक टेम्पररी आईसीयू में जब जैसे पेशेंट को भर्ती कर दें तो उसको वेंटिलेटर मिल जाए तो वो जिंदा रह रहा है। आज की डेट में हम सिर्फ वेंटिलेटर पे हैं, पूरा उद्योग। अब सरकार के हाथ में है कि वेंटिलेटर हटाना है या वेंटिलेटर से हमें निकालना है, बचाना है। तो इस टाइम इस उद्योग को बचाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों को पहल करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। खास तौर पे पहाड़ी राज्य, उत्तराखंड जैसे राज्य में, जहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले बताया हमारी आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी पर्यटन है। इसके लिए हमें जो 5-6 प्रमुख मांगे हैं, सबसे पहले तो हमें वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए होगा। हमारी दिक्कत क्या हो चुकी है कि नॉर्मली आप जानते हैं कि खासतौर पे पहाड़ पे हम सीज़न टू सीज़न चलते हैं, गर्मियों के सीज़न के हिसाब से चलते हैं। मार्च के महीने में हर एक व्यवसायी, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो होटल हो, चाहे होटल वाला हो, चाहे वो घोड़ा खच्चर वाला हो, चाहे वो पालकी वाला हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, वो सीज़न की तैयारी में बैठा होता है और उसकी जेब में जितना पैसा खर्च होता है वो खर्च कर देता है। होटल वाला अपने होटल के लिए साज सज्जो कर देता है, दुकानदार अपनी दुकान में माल भर देता है। हर एक आदमी उम्मीद करता है कि गर्मी का सीज़न आएगा, मुझे 2 पैसे मिलेंगे, तब मैं साल का गुजारा करूँगा। इस बारी मार्च के महीने में जब यह आपदा आई, हमारी सबकी जेबें खाली थी। ऊपर से हमें डबल मार पड़ गई इसकी, पूरा गर्मियों का सीज़न हमारा ख़त्म हो गया। हम में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कि अगर ये 2-3 और महीने चल गया आगे तो खड़े नहीं हो पाएंगे अपने पैरों के ऊपर। सबसे पहले गवर्नमेंट को हमें वर्किंग कैपिटल लोन देना पड़ेगा रियायती दरों पे, जिस पे 2 साल का ब्याज कम से कम सरकार वहन करे। सबसे पहली डिमांड तो हमारी ये है। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जैसे गवर्नमेंट ने हमारा बिजली के फिक्स चार्ज 3 महीने के लिए माफ़ करे थे, हम दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को उसको कम से कम मार्च तक जो हमारा बिजली का फिक्स चार्ज है उसको ख़त्म करा जाए। तीसरी बात, जो एक बहुत ही न्याय संगत, बहुत ही दुखदायी बात करी थी जल संस्थान ने, हमारे होटल और प्रतिष्ठान लॉकडाउन पीरियड में अप्रैल और मई के महीने में गवर्नमेंट द्वारा लगाए हुए लॉकडाउन में हमारे बंद थे। बंद होटलों को और प्रतिष्ठानों को, दुकानों को, इत्यादियों को
बिजली और सीवर के बिल आए। जब हमारे प्रतिष्ठान सरकार ने बंद करा रखे हैं, हम एक पैसे की एक बूंद पानी नहीं खर्च कर रहे हैं या कोई सीवर यूज़ नहीं हो रहा, उसका बिल आना बहुत ही गलत था। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उस पीरियड का बिल गवर्नमेंट वेव ऑफ करे। केंद्र सरकार ने हमें रिलीफ दिया था कि हमारे अगस्त तक का जो प्रोविडेंट फंड था हमारे एम्प्लॉयज़ का, केंद्र सरकार ने दिया था। हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं, लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको दोबारा से मार्च तक चलाया जाए। साथ साथ जितने हमारे कर्मचारी हैं उनके वेतन कम से कम 50% वेतन ESI के मार्फत मार्च तक सरकार दे। इसके साथ साथ जितने हमारे गवर्नमेंट के लाइसेंसेस हैं, मान लीजिए बार लाइसेंस है या हमारा हाउस टैक्स है या हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की फीस में तो हमें रिलैक्सेशन मिल गया है, लेकिन कोई और भी जितने भी हमारे लाइसेंसेस हैं, जितने हमारे पर्यटन उद्योग से जुड़े हैं, वह स्वतः ही रिन्यू हो जाने चाहिए बिना किसी शुल्क के 1 साल के लिए। इसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रदेश सरकार से भी और केंद्र से भी। लगभग कितने लोग बेरोजगार हुए? और बात मसूरी की करें तो मसूरी भी पूरा टूरिस्टों पे ही आपदा है कि सारा टूरिस्ट आता है। सीज़न, एक छोटा सा सीज़न 6-8 महीने का जो रहता है, उस सीज़न के लिए पूरे साल लोग देखते हैं कि सीज़न कब आएगा, पर कोरोना उसी टाइम आया जब पीक सीज़न पीक पे आने वाला था। तो सर टोटली अब लोगों की आवाजाही शुरू हुई है क्या अभी? देखिए, मैंने आपसे पहले जिक्र करा था कि बिल्कुल जैसे हमारा गर्मियों के सीज़न से पहले हम तैयारी कर रहे होते हैं, उस टाइम ये आपदा आ गई, ये दिक्कत आ गई, हमारे सर पे विपत्ता आ गई। और मसूरी और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको बता चुका हूँ कि लगभग 30% GDP हमारा इससे है और लगभग 30 से 40% लोग इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे इफेक्टेड हैं या इस पे निर्भर हैं अपने आजीविका के लिए। कुछ लोग तो डायरेक्टली होटलों में काम करते हैं या दुकानों में काम करते हैं या घोड़े खच्चर चलाते हैं, लेकिन कुछ लोग इनडायरेक्टली भी इससे जुड़े हुए हैं। मसलन अगर मैं बात करूँ तो आप गाइड्स की बात करें, टैक्सीज़ की बात करें, ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, या आप पेट्रोल पंप की बात करें। अगर हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आता है, व्यवस्था चलती है, तभी आदमी टैक्सियों में घूम पाता है, तभी टैक्सी और पेट्रोल पंप पे या डीजल डलवा पाता है। तो ये सब का सब इसमें प्रभावित हुआ है। ऐसे में हमारी पूरी इकोनॉमिक साइकिल इफेक्ट हो गई है। सर बात राज्य सरकार की कर रहे हैं। राज्य सरकार ने टूरिस्टों के लिए एक कूपन वाली फैसिलिटी अभी शुरू करी है, क्या आपको लगता है उससे कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, जो सरकार ने कूपन वाली फैसिलिटी शुरू करी है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसका भी फाइनल डिटेल्स आई नहीं है। सरकार ने भी घोषणा करी है कि 1000 रुपये, जो अभी तक हमें सुनने को मिला है कि 1000 रुपये प्रति कमरा पर नाइट मिनिमम, अगर 3 दिन आदमी रुकता है तो गवर्नमेंट उसको रिइम्बर्स करेगी, मतलब उसको 3000 रुपये रिइम्बर्स करेगी 3 रात अगर वो गेस्ट रुकता है। एक अच्छी पहल है। जो भी अच्छी पहल करते हैं हम उसका स्वागत करना चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसको हम जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। होता क्या है कि कई बार हम अच्छी इंटेंशन से कुछ लेकर आते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। मुझे बस चिंता सिर्फ इतनी है। एक सवाल आपने पहले पूछा था कि अभी पर्यटकों का आगमन कुछ शुरू हुआ है। बिल्कुल 100% शुरू हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड सा है, क्योंकि अभी लोगों को टेस्ट करा कर आना पड़ रहा है प्रदेश में। एक अब वो संतुलन बना के चलना पड़ना है। हमें भी समझ नहीं आ रहा क्या करें। मुझे लगता है कि सरकार को भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कि बिना टेस्ट के आने दें तो दिक्कत है, टेस्ट के साथ आने दें तो दिक्कत है। टेस्ट कराना आज की डेट में एक तो महंगा बहुत है, एक टेस्ट कराना बहुत मुश्किल है। अगर आप ही अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने जा रहे हैं, दिल्ली से अगर आ रहे हैं मसूरी आने के लिए, और आपसे कहा जाए कि आप पहले 10,000 रुपये का 4 लोग टेस्ट कराएं, 2,500 रुपये का एक टेस्ट है RT-PCR, और फिर आप छुट्टी मनाने जाए तो आप कहेंगे मैं तो घर पर बैठा ठीक हूँ। तो इसका हमें कहीं ना कोई एक बाया मीडिया निकालना पड़ेगा। हमें कैसे हम इसको सरल ढंग से सरकार के अपने प्रदेश के बॉर्डर्स पे ऐसे टेस्टिंग करा सकें जो कि सरकार के मानकों के अनुरूप मान्य हो होटल में स्टे के लिए। आज की डेट में इन्होंने जो टेस्ट शुरू करे हैं, एंटीजन टेस्ट, वो एप्लीकेबल नहीं है, वो आपका वैलिड नहीं है आपके होटल के स्टे के लिए। होटल के स्टे के लिए RT-PCR और TrueNet और CBNet है। तो हमें इनको किसी तरह से, वही मैंने जैसे आपसे कहा है, एक संतुलन बनाते हुए हमें इसका कुछ ना कुछ वाया मीडिया निकालना पड़ेगा। सर जैसे बाहर से कुछ लोगों की हमारे से बात होती है, बाहर से जो लोग आना चाहते हैं वो कंफ्यूजिंग है कि हमें पास लेके आना है, हमें टेस्ट करा के आना है, तो लोग भी बड़े कंफ्यूज हैं। क्या हमारे माध्यम से आप लोगों तक कुछ बात पहुंचाना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि किस माध्यम से ईजिली वो आ जाएं, और होटल के क्या नियम है फिलहाल की? देखिए, आज की डेट तक अभी तक जो गवर्नमेंट के नियम जो हमारी उत्तराखंड सरकार ने जो दे रखे हैं, एक तो ई-पास की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट नंबर 1। आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना है, और जो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, अगर आप बिजनेस ट्रिप के लिए आ रहे हैं, कोई आपका ज़रूरी काम है, आप किसी गवर्नमेंट एजेंसी से लिंक्ड हैं, या आप बाहर से किसी व्यवसाय के लिए 1 दिन या 2 दिन के लिए शॉर्ट स्टे के लिए आ रहे हैं, तो आपको टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा अवधि के लिए छुट्टी मनाने आ रहे हैं, घूमने आना चाह रहे हैं उत्तराखंड में, तो आपको 3 प्रकार के टेस्ट, RT-PCR, TrueNet और CBNet, इन तीनों में से कोई एक टेस्ट करा करके, जो कि आपकी ट्रैवल डेट से 96 घंटे के अंदर अंदर वैलिड पहले का होना चाहिए, वो करके आपको एक लिंक है हमारा देहरादून स्मार्ट सिटी का, उस पर अपलोड करना है सिर्फ पंजीकरण के लिए। आपको ई पास की ज़रूरत नहीं है, वो हाथ के हाथ 2 मिनट में पंजीकरण हो जाता है। आपको वो लेकर आना पड़ेगा प्रदेश में, उसके बिना आप नहीं आ सकते। क्या सर कोई ऐसा भी नियम है, कोई बाहर से आता है, दिल्ली से आता है, तो मिनिमम उसे 4 दिन या 7 दिन रुकने का नियम है अभी भी? नहीं, वो नहीं है, वो समाप्त हो चुका है। बीच में एक पिछले महीने तक एक नियम था कि आप 7 दिन तक आके आप होटल में रह सकते, क्वारंटाइन रहेंगे, लेकिन आप होटल के बाहर प्रवेश उसमें निकल नहीं सकते, लेकिन वो अब समाप्त कर दिया गया। सर कोई और बात हमारे माध्यम से आप सरकार तक पहुंचाना चाहें? मैंने अपनी सारी बातें कह चुका हूँ कि हमें एक तो जो गवर्नमेंट से रिलीफ चाहिए उनके बारे में, और दूसरा जब हमारा कहना ये है कि जब हमारी आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी पर्यटन है, तो हमें इसके बारे में जितना ध्यान देना चाहिए शायद उतना ध्यान नहीं दे पा रही सरकार किसी वजह से। हमें कुछ ना कुछ शीघ्र सोचना पड़ेगा, नहीं तो जो आगे जो आने वाला जो हमारा भविष्य है बहुत ही अंधकार में नज़र आ रहा है, और इससे हमें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स की बहुत दिक्कत आ जाएगी। जो लोग आगे जो पूंजी निवेश करने की सोच रहे हैं, वो सोचेंगे कि वो प्रदेश का रवैया देख के सोचेंगे कि इस प्रदेश प्रोएक्टिव है कि नहीं है, वो पर्यटन उद्योग के प्रति सीरियस है कि नहीं है। और ऐसा नहीं होगा तो एक तो पूंजी निवेश फ्यूचर में नहीं होगा, और एक जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बढ़ती जाएगी, ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक विषय हो जाएगा। सर एक आखिरी सवाल और है मेरा कि भारत के किसी राज्य में किसी सरकार ने कोई ऐसा नियम भी लाया जो सबसे मतलब लीनियंट हो होटल इंडस्ट्री के लिए, और आप भी चाहें इसी तरह का नियम उत्तराखंड सरकार भी लागू करे? देखिए कई सरकारों ने कई रिलैक्सेशंस दिए हैं। गोवा ने दिया है, राजस्थान ने दिया है, कर्नाटक ने दिया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि खासतौर पर अगर कर्नाटक की बात करें, राजस्थान की बात करें, उनके पास आय के और रोजगार के स्रोत और हैं, और सोर्सेज बहुत हैं। हमारा तो सबसे मेन सोर्स ही पर्यटन है, तो हमें तो इन सब से आगे बढ़ के अलग सोचना पड़ेगा, हमें एक कदम आगे लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पर्यटन प्रदेश है, हमें एक स्टेप इनसे आगे रहना पड़ेगा। लेकिन हम इन सब की पॉलिसीज़ को देखें तो ये ज़्यादा व्यवहारिक है हमारे से आज की डेट में। सर बात करें उत्तराखंड की, तो जो कोरोना काल के बाद आपकी इंडस्ट्री में कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, कुछ आइडिया या अनुमान लगा सकते हैं आप इस चीज़ का? देखिए, इसका आज की डेट में आकलन करना बहुत मुश्किल है कि एक नंबर मैं आपको दे सकूं, लेकिन आप सोचिए, एक तो होटलों में, दुकानदारों में जो डायरेक्ट रोजगार लोग काम कर रहे थे, लोग जो टूर ऑपरेटर्स के साथ लगे हुए थे, जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ में लगे हुए थे, जो राफ्टिंग में लगे हुए थे, जो ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में थे, उनके साथ में जो ड्राइवर्स थे, टैक्सियाँ लोगों की खड़ी हैं, तो अधिकांश मतलब एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, लाखों की तादाद में है। इसका एग्जैक्ट नंबर तो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। तो ये थे उत्तराखंड एसोसिएशन और रेस्टोरेंट के अध्यक्ष श्री संदीप जी हमारे साथ, और इन्होंने बताया कोरोना काल के बाद होटल इंडस्ट्री के पांव टूट चुके हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं और सरकार इसकी तरफ ध्यान दें। और इन्होंने ये भी जानकारी दी जो बाहर से आने वाले व्यक्ति के लिए क्या क्या चीज़ें लागू हैं, एप्लीकेबल हैं। जय भारत टीवी के लिए नितिन गुप्ता, मसूरी से।